Hello students, today's topic is very interesting as well as very important from the exam point of view. The topic is pseudo first order reaction. To understand this topic, watch this video till the end. So without wasting the time, let's start the video. Pseudo का मीनिंग होता है false, means झूठा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शंस हैविंग ऑर्डर 1 means the reactions whose rate depends on the concentration terms and power of these concentration terms is 1. So pseudo first order reaction का मीनिंग क्या हुआ? false first order reactions. तो यहाँ पे ये false word यूज़ क्यों हुआ है वो देखिए. मैं यहाँ एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ and say that reaction is A plus B converts into products. जब हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो क्या फाइंड आउट किया कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है मीन्स रेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1. अब देखिए यहाँ पे हम इस रेट एक्सप्रेशन को देख के और क्या बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये इनकी पावर्स का सम. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म ए की पावर कितनी है? 1 एंड कंसंट्रेशन टर्म बी की पावर कितनी है? 1. सो ये क्या हुआ? 2. इट मीन्स ये जो मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन कंसिडर की है, इस जनरल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2 है. बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस रिएक्शन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. कैसे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट्स लिए हैं, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस अमाउंट में ले लूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बी की जो कंसंट्रेशन है उसको मैंने एक्सेस में ले लिया, और ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है, लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, हम उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं. और कांस्टेंट कंसीडर करने का मीनिंग क्या है कि अगर ये एक्सेस में लिया गया है तो रेट इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर ऐसा हुआ तो इसी रिएक्शन के लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं K इंटू में A. मैंने यहाँ से B को एक्सक्लूड क्यों किया है? बिकॉज हमने B को एक्सेस में लिया है, और ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उसमें ये बताया जाता है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं तो उस पर रेट डिपेंड नहीं करता. सो इफ़ वी टेक द कंसंट्रेशन ऑफ B एज एक्सेस, और if the concentration of B is taken as constant, then rate of this reaction depends only on the concentration term A. और इस केस में आप इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो ऑर्डर का मीनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर. तो यहाँ पे पावर कितनी है? 1 पावर है. तो एक्चुअल में तो ये जो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन दी गई है इसका ऑर्डर है 2, बट अंडर सर्टेन कंडीशन दिस रिएक्शन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो इसलिए हम इस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, मीन्स फोर्स फर्स्ट ऑर्डर, कि ये रिएक्शन एक्चुअल में तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, बट हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई की, और कंडीशंस अप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई. इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मीन्स झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फोर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रिएक्शंस विच आर नॉट एक्चुअली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर but under certain conditions becomes reactions of the first order are called pseudo first order reactions. अब ऐसे कुछ reactions के हम examples करेंगे. कौन से reactions ऐसी हैं जो pseudo first order के अंदर आती हैं? इसमें first reaction है hydrolysis of ester and second one है inversion of cane sugar. So first example को देखते हैं. hydrolysis of ester. यहाँ पे मैं एस्टर ले रही हूँ, इथाइल एसीटेट. आप लोगों को ऑलरेडी पता है एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR. सो यहाँ पे हमने जो एस्टर लिया है वो इथाइल एसीटेट लिया है. सो दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5. इसको मैं बोल रही हूँ हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? वाटर. लिसिस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? ब्रेकडाउन. इट मीन्स इथाइल एसीटेट का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पे इथाइल एसीटेट का ब्रेकडाउन वाटर के प्रेजेंस में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +H2O,
और ये जो हाइड्रोलिसिस होता है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। वैसे एक्चुअल में अगर हम एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ें तो ये दोनों टाइप का होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होता है और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होता है। बट यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का है। मीन्स एसिडिक का मीनिंग क्या हुआ कि हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशंस, और एसिडिक कंडीशन का मीनिंग क्या होगा, मीन्स जहाँ एसिड प्रेजेंट हो, और एसिड जहाँ होता है मीन्स वहाँ पे H पॉजिटिव आयन होता है। इट मीन्स ये आपके पास एस्टर, हाइड्रोलिसिस है इसलिए वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है इसलिए मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लिखा है। और जब भी किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एसिड। तो यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है, इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, सिरके का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये। और सेकेंड वन क्या है, इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। सो इथाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हैं एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। अब देखिए अगर हम इस हाइड्रोलिसिस को देखें तो इनिशियली क्या होगा, मीन्स व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो हमने वहाँ पे एस्टर की कंसंट्रेशन ली A मोल्स, और हमें पता है कि इनिशियली प्रोडक्ट्स तो बनते नहीं है, तो मैंने इसकी कंसंट्रेशन को क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि मैंने यहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखी। देखिए H2O यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने में यूज हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ है, तो हमें फिलहाल उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसके हाइड्रोलिसिस को जो इसका काइनेटिक्स हम स्टडी करेंगे इसके काइनेटिक्स को अफेक्ट भी नहीं करेगा वो। तो हमने स्टार्टिंग में लिया एस्टर की कंसंट्रेशन A मोल्स, और आफ्टर टाइम T क्या हुआ, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो इससे एस्टर की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुई, डिक्रीज हुई। और जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई, X मोल्स, तो ये कितना बचेगा, A माइनस X। अब देखिए 1 मोल एस्टर से 1 मोल एसिड बनता है और 1 मोल अल्कोहल बनता है। इट मीन्स अगर इसका X मोल डिकम्पोज होगा तो ये भी X मोल बनेगा और ये भी X मोल बनेगा। क्लियर। अब मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करती हूँ। देखिए इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग होता है कि वो टाइम जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसको हम इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं। सो इनफाइनाइट टाइम पे जब हमने कंसिडर किया तो इनफाइनाइट पे ये जो हमारा एस्टर था जिसको हम इथाइल एसीटेट बोलते हैं ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो गया, और कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होने का मीनिंग क्या है कि ये 0 हो गया। अब देखिए इसके 1 मोल से ये 1 मोल बना, तो इसके A मोल यूज हो चुके हैं अब, क्योंकि ये 0 हो गया, तो इसके A मोल से ये कितना बनेगा, ये A मोल और ये A मोल। क्लियर। जब इसका हम काइनेटिक्स स्टडी करेंगे तो काइनेटिक्स को कैसे स्टडी करेंगे, ये रिएक्शन होती रहेगी। स्टार्टिंग में हमारे पास जस्ट एस्टर था, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम एसिड बनना शुरू हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितना एसिड बना हुआ है, तो एसिड को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ अमाउंट निकाल के और उसकी टाइट्रेशन कराएंगे NaOH के साथ। अब NaOH बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस गिवन मिक्सचर के अंदर एसिड का कितना अमाउंट था एट ए गिवन टाइम। क्लियर। तो इसीलिए इसके काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए देखिए हमने क्या लिखा है, अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे NaOH की टाइट्रेशन कराएं तो आप बताइए क्या वहाँ पे NaOH का अमाउंट यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एस्टर, एसिड तो बना ही नहीं है। इट मीन्स उस टाइम जिस टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो NaOH का जो वॉल्यूम यूज हुआ एट टाइम 0 उसको हमने V0 मान लिया। लेकिन देखिए ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए एसिड हमारा इथेनोइक एसिड तो था नहीं वहाँ पे, वो तो बना ही नहीं था t इज इक्वल टू 0 पे, बट ये जो हमने कैटलिस्ट के फॉर्म में लिया है ये एसिड तो था ना वहाँ पे, राइट। अब NaOH रिएक्शन करेगा तो वो इस कैटलिस्ट वाले एसिड के साथ तो कर लेगा, तो कुछ अमाउंट NaOH का यूज होगा। कब? t इज इक्वल टू 0 पे। कितना यूज हुआ, कितना NaOH यूज होगा, जितना उसके अंदर कैटलिस्ट की फॉर्म में एसिड प्रेजेंट होगा।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम 0, उसको हम बोलते हैं V0, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। अब हमने क्या किया, आफ्टर टाइम t इसको ऑब्जर्व किया, तो आफ्टर टाइम t वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड उसको हम क्या कहेंगे, Vt। अब उस टाइम देखिए ये भी बन चुका था, तो अब ये जो NaOH यूज होगा ये दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, किसको, एसिटिक एसिड को भी और जो कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट था उसको भी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। सो मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि स्मॉल टाइम t पे कितना एसिड बना। देखिए मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया। जब मैं ऐसा करती हूँ तो ये अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जस्ट क्या बनेगा, Vt माइनस V0। मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है, तो ये मेरे पास आ गया Vt माइनस V0, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट टाइम t। अब आप खुद देखिए एट टाइम t पे एसिटिक एसिड कितना था, x, राइट। इट मीन्स जो x है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, Vt माइनस V0। Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t। V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट टाइम की। तो जब हम इनफाइनाइट टाइम की बात करते हैं तो देखिए वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट इनफाइनाइट टाइम, उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, V इनफाइनाइट। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस टाइम जितना एसिड प्रेजेंट होगा, किसके फॉर्म में, कैटलिस्ट के फॉर्म में, और मैक्सिमम एसिटिक एसिड उस टाइम कितना बना होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, और जैसे ही हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो हमें देखिए क्या मिला, इक्वेशन 3 में से जब हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, V इनफाइनाइट माइनस V0, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। और आपको पता है एसिटिक एसिड मैक्सिमम कितना बनेगा, A। इट मीन्स ये V इनफाइनाइट माइनस V0 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, A के। अब एक बार ध्यान देंगे, हमें A भी पता चल गया और साथ में हमें क्या पता चल गया, X भी पता चल गया है। क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला होता है उसमें हम A और A माइनस एक्स की जगह इसको रिप्लेस करेंगे और हमारे पास एक न्यू एक्सप्रेशन आएगा, ये है देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये देखिए ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते, ये हम तब यूज़ करते जब हमें किसकी कंसंट्रेशन गिवन होती, एस्टर की। सो अगर एस्टर की कंसंट्रेशन गिवन है तो हम इसके लिए रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। बट अगर हमें एस्टर की कंसंट्रेशन ना दे के NaOH का वॉल्यूम गिवन है तो उस केस में क्या करेंगे, फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए कहाँ से लिया है हमने, यहाँ से, ये देखिए A किसके हैं, V इनफाइनाइट माइनस V0, और A माइनस एक्स मीन्स इसमें से इस x को माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, V इनफाइनाइट माइनस Vt। सो फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट या हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी एस्टर, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log V इनफाइनाइट माइनस V0 ओवर V इनफाइनाइट माइनस Vt। ये जो V0, V इनफाइनाइट और Vt दिया हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मीनिंग क्या है। केन शुगर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सुक्रोज के लिए, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, राइट। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एक्चुअल में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है। तो सुक्रोज तो ये हो गया हमारे पास C12H22O11, हाइड्रोलिसिस है इसलिए H2O। एसिड यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस को कि एसिड यहाँ पे भी एज ए कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, और जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा तो हमें 1 मोल ग्लूकोज का मिलता है, दैट इज C6H12O6, और 1 मोल फ्रक्टोज का मिलता है, दैट इज C6H12O6। क्लियर। इसको हम इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, बट हम इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, वो देखते हैं।
देखिए सुक्रोज के नीचे मैंने लिखा हुआ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीनिंग क्या होता है? द सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट। मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर दे। अब क्या मीनिंग है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का? वैसे तो आप 11th में स्टडी कर चुके हैं। देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम एक ऐसी लाइट को बोलते हैं जिसमें एक ही टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट हो, एक ही वेवलेंथ, जैसे 500 नैनोमीटर की कोई वेवलेंथ है तो वही प्रेजेंट हो। मीन्स उसमें एक ऐसी लाइट है जिसमें 500 नैनोमीटर भी प्रेजेंट है, 400 नैनोमीटर भी है, 200 भी है, तो उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं कहेंगे। जिसमें एक ही टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने एक सॉल्यूशन में से पास किया, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से, और वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे रोटेट कर दे। अब देखिए एक्चुअल में तो ये कैसे थी? एक्चुअल में तो ये ऐसे थी, इसको कैसे घुमा दिया? ऐसे। तो ये किस साइड रोटेट किया है? राइट साइड के अंदर। या ऐसे भी हो सकता था कि ये इसको ऐसे लेफ्ट साइड में रोटेट करे। क्लियर? अगर कोई सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर कोई लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं या ऐसे प्लस साइन लगा के भी करते हैं, और लेवो रोटेटरी को हम स्मॉल l साइन से या माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। सो एक्चुअल में जो हमारा सुक्रोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। मीन्स अगर सुक्रोज के सॉल्यूशन में से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे तो ये राइट में रोटेट करेगा, इसलिए हम इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अच्छा, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है। मीन्स ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। राइट? अब इन देखिए इन तीनों के नीचे ना मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं डिग्री में। इस डिग्री का, इस वैल्यू का क्या मीनिंग है? देखिए हमारी लाइट थी ऐसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको जब हमने सॉल्यूशन से पास किया तो उस सॉल्यूशन ने इसको ऐसे ऐसे ना करके इसको राइट में रोटेट कर दिया। क्लियर? अब देखिए एक्चुअल में तो ये ऐसे थी, इसको रोटेट किया इतना, तो ये देखिए ये एंगल है ना एक, इस कितने एंगल से इसको रोटेट किया उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर? वो एंगल ऑफ रोटेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सुक्रोज है, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है दैट इज 66.5 डिग्री। प्लस साइन मैं क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है 52.5 डिग्री। प्लस साइन मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बट फ्रक्टोज जो कि लेवो रोटेटरी है उसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है -92 डिग्री। राइट? अब देखिए इन्वर्जन क्यों मैं इसको बोल रही हूँ। हमारा जो रिएक्टेंट था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, उसके हाइड्रोलिसिस से हमें 2 प्रोडक्ट मिले। उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा है लेवो रोटेटरी। बट अगर आप ओवरऑल मिक्सचर की बात करें तो देखिए -92 डिग्री और +52.5 डिग्री, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इनकी वो क्या आएगी? माइनस आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू लार्ज है। मीन्स जब आप इस मिक्सचर की बात करेंगे ना तो हमारा मिक्सचर क्या होगा? लेवो रोटेटरी होगा। क्लियर? तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस लेवो रोटेटरी के मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। राइट? तो इन्वर्जन मीन्स उल्टा हो जाना। तो यहाँ यही तो हुआ है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेवो रोटेटरी के अंदर। क्लियर? तो ये उल्टा हो गया, इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्लियर? अब देखिए जो सुक्रोज है, सुक्रोज ये हम जो घर में चीनी यूज़ करते हैं उसी का ही केमिकल नेम है ये। तो सुक्रोज से जो सब्सटेंस, जो मिक्सचर हमारे पास बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, जो कि लेवो रोटेटरी है, इस मिक्सचर को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। इस फिनोमिना को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें जो मिक्सचर मिलता है 2 प्रोडक्ट्स का वो लेवो रोटेटरी होता है, इसलिए इस फिनोमिना को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। और जो हमें मिक्सचर मिला उसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ये इन्वर्ट शुगर है, ये
सुक्रोज से भी कहीं ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर या व्हाट इज इनवर्ट शुगर। द इनवर्ट शुगर ये मैंने आपको इधर बताया हुआ है। क्या है इनवर्ट शुगर? द इक्वीमोलर, इक्वी मीन्स इक्वल मोल मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। ये देखिए ध्यान देना, यहाँ पे ये जो मैंने कैपिटल डी लिखा है ना, इस कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है। डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी यूज करते हैं, इस डी का अलग मीनिंग है, फिर किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। ये जो प्लस साइन है ये डेक्स्ट्रो के लिए यूज हुआ है। तो ये कहता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी, देखिए मैंने यहाँ माइनस साइन यूज किया है, लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज का इक्वीमोलर मिक्सचर जो किससे मिला है हमें, obtained as a result of hydrolysis of sucrose is known as invert sugar। 1 मार्क क्वेश्चन नोट करेंगे कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए, जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस लिवो में कन्वर्ट हो रहा है। हमें देख के तो नहीं बता सकते ना कि डेक्स्ट्रो लिवो में कन्वर्ट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस लिवो में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल में ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है, इस एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज पोलैरीमीटर। इस पोलैरीमीटर में देखिए स्टार्टिंग में हमारी रिएक्शन थी तो उस टाइम क्या था, जस्ट सुक्रोज था, और सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो एक बार मैं आपको पोलैरीमीटर का ये दिखाती हूँ। पोलैरीमीटर के अंदर ये 0, यहाँ से ये 90 डिग्री, फिर ये 80 डिग्री, और अगर हम ऐसे चलें लेफ्ट हैंड साइड में चलें तो हम उस एंगल को माइनस में नोट करते हैं। मीन्स अगर हम एंगल को ऐसे मेज़र करें तो वो है पॉजिटिव, और अगर हम इस एंगल को ऐसे मेज़र करते हैं तो ये नेगेटिव है। क्लियर? सो ये हमारे पोलैरीमीटर में हमें दिखाई देता है जब हम इन सब्सटेंस को पोलैरीमीटर के अंदर फिल करके और ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में था सुक्रोज, अब सुक्रोज क्या है, सुक्रोज का अपना एक एंगल है, तो वो एंगल मैंने यहाँ पे लिया है R0। इस R0 का मीनिंग क्या है, ये 0 पॉइंट है आपके पास, इस 0 पॉइंट से ये सारा। क्लियर? इस एंगल को बोलते हैं हम, किस एंगल को बोलते हैं, आप पोज करिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा एंगल है। ये एंगल है आपके पास, देखिए 0 से और ये R0, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं R0 या R0। क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि उस टाइम हमारे पास T इज इक्वल टू 0 पे केवल सुक्रोज था और सुक्रोज डेक्स्ट्रो था, तो डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ वाला एंगल, इतना एंगल R0। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो हमारा जो सुक्रोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस में, और जब वो लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट होगा तो ये एंगल धीरे धीरे क्या होगा, इधर से लेफ्ट साइड को रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने टी टाइम पे जब ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ से और ये यहाँ चला गया, मतलब ये जो आर टी एंगल है ना, ये यहाँ से यहाँ का एंगल है। ठीक है, जब मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करती हूँ, देखिए तो इनफाइनाइट टाइम पे हमारा सुक्रोज तो खत्म, तो उस टाइम क्या होगा, जस्ट लीवो रोटेटरी सब्सटेंस होगा, और लीवो रोटेटरी अगर है तो एंगल कहाँ होगा, लेफ्ट साइड के अंदर। तो देखिए ये एंगल यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी R0 से, और ये R इनफाइनाइट मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू, ये जो मैंने पेंसिल रखी हुई ना, इस पेंसिल से और यहाँ तक की वैल्यू। बट ध्यान देना क्योंकि लेफ्ट साइड का एंगल है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर? अब देखो एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स एट स्मॉल टाइम टी। देखिए एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास स्टार्टिंग में एंगल कितना था, हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाला एंगल था यहाँ से और यहाँ तक का, और एट टाइम टी पे यहाँ से यहाँ तक का। तो एंगल कितना रोटेट हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू से और ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल का रोटेशन ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास। समझ आया आपको कि हमें टी टाइम पे हमें ये चीज़ देखनी है कि कितना एंगल हमें मिला। तो ये एंगल देखिए स्टार्टिंग वाला जो एंगल था हमारे पास वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल था, और टी टाइम बाद वो एंगल इतना रह गया, तो कितना कम हुआ वो इतना। ये कैसे मिलेगा हमें,
ये आर नोट में से हमें आर टी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है, मतलब एट टाइम टी पे हमारा प्रोडक्ट एक्स ही तो बना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट माइनस आर टी। फिर ये कहता है एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए इनफाइनाइट टाइम पे जो हमारा एंगल, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से घूमता घूमता यहाँ आ गया, तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, दिस प्लस दिस, क्लियर। तो ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव आती है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, ताकि वो जो आर इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मिलके प्लस हो जाएगा और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी। सो इनफाइनाइट टाइम पे हमें मिलेगा आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट टाइम पे तो हमारा सुक्रोज सारा का सारा डिकम्पोज होकर ये बना देगा, और सुक्रोज इनिशियली कितना था, ए, तो ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ए के। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है। सो अगर हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, और हमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन दी जाती है, तब तो हम हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log ए और ए माइनस एक्स वाला। बट अगर हमें ये ना देके और हमें पोलैरीमीटर के अंदर इन एंगल्स की वैल्यू दी जाती है, तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट कर दी और ए माइनस एक्स की जगह हमने ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो उस टाइम के की वैल्यू क्या आ गई है, 2.303 ओवर टी log आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट ओवर आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे तो ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। आर नोट का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम 0। आर टी का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी। आर इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम। ध्यान देना ये आर इनफाइनाइट आपको ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा, क्लियर। वो नेगेटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और जो इससे पहले हमने फॉर्मूला किया था ये वाला, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने इन फॉर्मूले का जो डेरिवेशन आपको कराया है, ये डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते कि डिराइव दिस फॉर्मूला। इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बट मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि हम इस फॉर्मूले को इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप ये दो फॉर्मूले जो मैंने कराए हैं इन पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।